स्वागत है आपका दोस्तों एक नए वीडियो में। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग शुरू किए हैं। आज दूसरा चैप्टर है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप बहुत अच्छे से सारे फैक्ट्स के साथ समझने वाले हैं। आगे बुक्स भी पढ़ेंगे तो भी समझ आएगा और इस चैप्टर के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग इसमें देख लेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, एक मिनट, सबसे सबसे पहली बात हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आखेट खाद्य संग्रह है उसको ही अच्छे से समझेंगे। भाई आखेट का मतलब होता क्या है, जिसमें सबसे पहला वर्ड है आखेट। तो आखेट का मतलब है दोस्तों कि शिकार करना। ठीक है, शिकार करना यानी हंटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। हंटिंग आराम से समझेंगे बिना परेशान हुए। और इतिहास में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि शुरुआती दिनों में जंगली जानवरों पर डिपेंड रहता था इंसान, इसलिए शिकार करता था, उनको मार के खाता था। दूसरा है खाद्य यानी फूड। ये समझ पा रहे हैं कि खाने के लिए जरूरत है फूड की। और संग्रह, संग्रह यानी गैदरिंग, जमा करना या इकट्ठा करना, इसका मतलब होता है। और से भोजन उत्पादन, तो बाद में जब भोजन उत्पादन करने लगा इंसान वहां तक, यानी पहले जो इंसान शिकार और घुमंतू था उसी जिंदगी छोड़कर वो किसान और पशुपालक बन गया। तो वहां तक की कहानी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने वाले हैं। तो ये दोस्तों अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये एक बदलाव की यात्रा दिखाता है, यात्रा को दिखाते हैं जो वह पुरानी शैली को छोड़कर आधुनिक जीवन शैली को अपनाता है। और ये कोई एक दो दिन का सफर नहीं था, ये लाखों सालों का सफर था। तो मानव इतिहास तक ये टर्निंग पॉइंट रहा है दोस्तों। क्या भोजन जो उत्पादन होने लगा वो टर्निंग पॉइंट रहा है, किसके लिए? इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। जिज्ञासा की शुरुआत होती है, ये चैप्टर से शुरू होता है दोस्तों। पिछले चैप्टर में कोई दूसरा था और इसमें तुषार की रेल यात्रा से होती है शुरुआत। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी रहेगी ही। तो इसी में तुषार पूछता है, तुषार को उसके चाचा बताते हैं कि जो रेलगाड़ी से हम वो सब जा रहे थे और बहुत तेज रेलगाड़ी चल रही थी, तो उसके चाचा ने बोला कि ये मात्र 150 साल पहले ही रेल शुरू हुई थी। उसके पहले क्या था? उसके पहले दोस्तों रेलगाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियां थी। बैलगाड़ियों के पहले क्या था? कुछ नहीं था। तो पैदल लोग चलते थे, धीरे धीरे चक्के का आविष्कार हुआ तो धीरे आगे बढ़े। हम लोग सीधे फैक्ट्स को समझते हुए चलेंगे। तो जब उसके चाचा कहते हैं कि 150 साल पहले रेल यात्रा शुरू हुई थी, तो लगभग लगभग हम लोग पहुंच जाते हैं 1870-80 के दशक में। लेकिन ये थोड़ी पुरानी बुक है और हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 1853 की बात आ जाएगी। और 1853 में दोस्तों पहली बार 16 अप्रैल को पहली ट्रेन चली थी। 16 अप्रैल को, आपको पता है ये मुंबई में चली थी। कहाँ से? थाने से बोरीबंदर, यानी वो आज का जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसमें चली थी। तो ये 34 किलोमीटर का सफर था दोस्तों। ये कुल 34 डिब्बे लेके चली थी ये ट्रेन। लगभग 1400 यात्री इस पे सवार थे और 3 इंजन लगे हुए थे। ठीक है, 3 इंजन इसको खींच रहे थे। तो पहला क्या नाम था? सिंध, साहिब और सुल्तान, तीनों एस हैं। तो सिंध, साहिब और सुल्तान, या साहिब, सिंध, सुल्तान, तीनों अलग अलग डिब्बों के नाम थे ये। उसके बाद दूसरी ट्रेन दोस्तों 15 अगस्त को चलती है 1854 में, लगभग एक साल बाद। तो ये चलती है हावड़ा स्टेशन से हुगली तक, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, कुछ
तो छोटी गाड़ियों के बारे में जान लें कि जो बसेस से हम लोग चलते हैं, जो बस हमको मिलती है, तो इसकी शुरुआत 2 चरणों में मानी जाती है दोस्तों। कि पहले जो घोड़ा गाड़ी वाली बस होती थी वो 1820 में, बस के 2 चरण हैं। पहले 1820 में के दशक में फ्रांस और इंग्लैंड में शुरू हुई थी। फ्रांस और इंग्लैंड में घोड़ा गाड़ी वाली बसें शुरू हुई थी। बाद में इंजन वाली बसें की शुरुआत आधुनिक बस जिसको बोलते हैं, पेट्रोल या डीजल से चलने वाली दुनिया की पहली असली मोटर बस आविष्कार हुआ था 1895 में, वो भी जर्मनी में दोस्तों। इसका जर्मनी में आविष्कार होता है। एक कार्लो बेंज ने किया था, इनका कार्लो बेंज ने किया था, जिसमें 8 यात्रियों के बैठने की जगह थी। तो भारत में पहली बार अगर बात करें व्यवस्थित रूप से मोटर चलने की, मोटर बस सेवा चलने की, तो वो 15 जुलाई को शुरू होती है। सन था दोस्तों 1926। यह भी मुंबई में ही शुरू होती है। तब इसको मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। पहली बस जो बम्बई में ही चली थी, तो वो कहाँ कहाँ चली थी? एक तो अफगान चर्च है वहां पे, और फ्राइड मार्केट के बीच में चली थी, हालांकि जरूरी नहीं। बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवेज कंपनी द्वारा, जो कि आज इसको बोलते हैं बेस्ट, PEST, इसके द्वारा चलाया गया था। और टिकट था 25 पैसे यानी 4। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात हम समझ सकते हैं। आरंभिक मानव इधर उधर घूमता क्यों था, इसके कारण जानते हैं। तो दोस्तों, घूमने का क्या कारण हो सकता है? जैसे पहले लोग क्यों घूमते थे उसको जानेंगे, आज क्यों घूमते हैं उसको जानेंगे। पहले दोस्तों, पहली बात तो खाने के लिए भाई पेट पूजा जरूरी है, और इसी के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जैसे मान लो कि रुके हुए हैं एक जगह, मान लो रुक गए, ठीक है, ये नदी जा रही है और यहाँ पे रुक गए, तो यहाँ के आसपास को जंगलों को काटेंगे, मतलब जंगलों में फल फ्रूट कंद फ्रूट फल फूल जो कंद हैं, शहद है, वो सब खाएंगे। खाते खाते धीरे धीरे खत्म हो गए, और यहाँ से पानी भी पी लेते थे। और जो जानवर होते थे उनको भी मार के खाते थे, तो धीरे धीरे जानवर यहाँ आना बंद हो जाते थे। तो जानवरों की खोज में एक दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ठीक। तो दूसरा कारण क्या हो गया? जानवरों के पीछे जाना। और तो और ये है कि जब जानवर का पीछा करते थे तो जानवर भागता था तो दूसरे स्थान जगह जगह जाता था, जहां मार पाते थे वहीं रुक जाते थे, वहीं खाते पीते थे, वहीं रहते थे। तो जानवरों के पीछे जाने वाली बात होगी। मौसमी फल फूल की भी बात होती है कि भाई इस मौसम में कहाँ कहाँ चीजें रहेंगी, उसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे गर्मी में या प्लेन पे अपने यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं होती है, और थोड़ी थोड़ी ठंडी या बरसात में उगने लगती हैं, तो उस टाइम ये आ जाते थे। और जैसे जहाँ जो चीजें मिलती थी उस मौसम में वहां पे चले जाते थे, तो मौसमी फल फूल के लिए भी दूसरे स्थान पर जाते थे। पानी की अनिवार्यता थी कि बहुत सी नदियां दोस्तों की वर्षा में ही पानी लाती थी, जो बरसात का पानी था। और इसीलिए जब पानी सूख जाता था तो वो कहीं और पलायन कर जाते थे दूसरी नदियों के किनारे। कई नदियां सदा नीरा भी थी तो वहां भी रुकते थे, लेकिन वहां भी रुकने के कारण वहां के चीजों को खा पी के खत्म कर देते थे, इसलिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। कुल मिला के आरंभिक मानव के इधर उधर जाने के घूमने की सिर्फ 4 कारण हैं: भोजन की समाप्ति, और जानवरों के पीछे जाना, मौसमी फल फूल, और पानी की अनिवार्यता। आगे चलते हैं दोस्तों, इससे जो सवाल बन सकते हैं, आज हमने सवाल को साथ में लिया है तो अलग से सवाल करने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो आरंभिक मानव जो था, जिसको आखेटक खाद्य संग्राहक बोलते थे, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बात होती है। पहली बात ये थी कि वे स्थानीय पौधों और जानवरों के संसाधनों को समाप्त होने से बचाने के लिए घूमते थे। तो बचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं घूमते थे दोस्तों, खा पी के मस्त रहते थे, इसलिए ये नहीं सही है। कुछ नदियां और झीलों के मौसमी होने के कारण पानी की तलाश में इधर उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी, तो बिल्कुल हाँ, पानी खत्म हो जाता था, जैसे हमने बात की, दूसरे स्थान पे जाते थे।
जानवरों के पीछे जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जब बिना जानवर मारे उनको खाना नहीं मिलता था। जानवर को अपने चारे के तलाश में भी घूमना पड़ता था, तो जानवर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता था। तो ये दोनों चीजें सही है, यानी 2 और 3 हमारा आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे घुमा के क्वेश्चन थोड़ा सा ही देखो, समाप्त होने से बचाने के लिए, तो नहीं सही से पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। आगे चलते हैं, पैटर्न 2 यानी दूसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, असर्शन और रीजनिंग क्या आ सकता है कि आरंभिक जो मानव वर्ष के विभिन्न महीने में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करते थे, जो आरंभिक मानव थे, क्योंकि पेड़ पौधों में फल और फूल अलग अलग मौसम में आते थे। हाँ, हमने बात की कि मौसम परिवर्तन के कारण अलग अलग जगहों पर प्रवास करते थे, तो दोनों पे सही है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, आरंभिक मानव और औजार और उसके उपयोग की बात करते हैं। तो आरंभिक मानव दोस्तों जानते हैं कि पत्थरों को ही प्रयोग करता था। पुरातत्वविद ये बताते हैं कि जो चीजें मिली हैं उसका कार्बन डेटिंग या अन्य विधियों से हमको पता चलता है कि कितने पुराने हैं, लोग कैसे प्रयोग करते थे, ये सारी चीजें। तो फलों को काटते थे, काटने के लिए था, हड्डियां छीलने के लिए, हथियार बनाने के लिए और लकड़ी काटने के लिए, इन सब आदि के लिए भी ये पत्थर के औजार प्रयोग में लाए जाते थे। उससे बनने वाले प्रश्नों की बात करें अगर, तो पूरा पाषाण काल में पत्थर और औजारों के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये ध्यान देना है, असत्य। तो इनका उपयोग केवल मांस काटने और शिकार के लिए किया जाता था। जब केवल आ जाएगा तो दोस्तों ज्यादातर संभावना होती है गलत होने की। तो पत्थरों को हड्डियों के मुट्ठों के साथ जोड़कर भाले बनाए जाते थे, तो ठीक है, भाले तो बिल्कुल बनाते थे, बिना उसके मारेंगे कैसे। लकड़ियों का उपयोग झोपड़ी बनाने के साथ साथ ईंधन के रूप में भी प्रयोग होता था, बिल्कुल ठीक है। वहीं पेड़ों की छाल उतारने के लिए भी पत्थरों का प्रयोग होता था, ये भी ठीक है। तो हमसे पूछा है असत्य कौन है, तो पहला ही असत्य माना जाएगा। आगे चलते हैं, एक और मैचिंग टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि उनके कार्य, कुल्हाड़ियाँ काटना, खुरचना, ये सिंपल आता है, कोई बात नहीं, उसको लगा लेंगे, मिला लेंगे जब मिलाने के लिए आता है। तो एक चीज और क्लियर कर लो, पाषाण एज, पूरा पाषाण काल जो है वो 3 भागों में डिवाइड था। एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ठीक, तो जो पूरा पाषाण काल अंग्रेजी में पैलियोलिथिक बोलते हैं, मध्य पाषाण को मीसोलिथिक, नवपाषाण को नियोलिथिक बोलते हैं। तो पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक की बात आती है तो 20 लाख से लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक था, या 12,000 वर्ष पूर्व तक था। तो मुख्य रूप से आग का आविष्कार, देखो 12,000 वर्ष पूर्व तक था, तो 2,000 इसमें कम हो जाएगा, तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व आ जाएगा, क्योंकि ईसा से हम लोग लगभग 2,000 साल आगे आए हैं, तो 2,000 माइनस कर दो तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। और जब आज से ही जोड़ लेंगे तो वर्ष पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम आग का आविष्कार तो हुआ था, औजार बड़े थे, अनगढ़ थे, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। भीमबेटका कुरनूल गुफाएं उस टाइम आ गई थी। और मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, जब भीमबेटका, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है कि भीमबेटका का जो चित्रकारी मिली है वो लगभग उच्च पूरा पाषाण काल से शुरुआत हो जाती है और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तक भी आती है। वहीं मध्य पाषाण काल जो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच होता है, ईसा पूर्व बोल दिए, ये वर्ष पूर्व के बीच होता है, तो ईसा पूर्व में 2,000 कम कर लेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और 8,000 या 7,000 अलग अलग भी कहीं मान देते हैं कि 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के, ठीक, 10,000 मान लेते हैं। तो प्रारंभिक पशुपालन जो कुत्ता था, औजार माइक्रोलिथ थे, छोटे पत्थर, और इसके स्थान प्रमुख रूप से बागोर और आदमगढ़ से मिलते हैं। जबकि नवपाषाण काल नियोलिथिक में दोस्तों क्रांति हुई, कृषि, पहिया और अस्थायी जीवन इसमें आया। नवपाषाण काल में अचानक से नहीं आ गया, धीरे धीरे अस्थायी होते होते अस्थायी जीवन पूर्ण प्राप्त कर लेता है नवपाषाण काल में। औजार पालिशदार हो गए और अत्यधिक तीखे हो गए, जबकि इसके स्थान में मेहरगढ़, कुजोम और कोल्डेवा नवपाषाणिक स्थल कहे जाते हैं। रहने की जगह का निर्धारण, पूरा स्थल, तो इसमें कुछ नहीं है खास। पूरा स्थल किसे कहते हैं, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं और इनके निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में भी उन्हें छोड़कर वहीं पर चले गए, तो वो वहीं पे हैं।
या तो धंस गए हैं या तो कहीं समुद्र में हैं, किसी न किसी वैसे छोड़ के चले गए थे तो वहीं पे हैं। कुछ धंसे, कुछ जमीन के ऊपर है, कुछ जंगलों में है, कुछ समुद्र के नीचे चले गए हैं, क्योंकि वहां यूज किया, धीरे से बाढ़ उड़ाई लेके चलेगी। स्थान चुनने के मापदंड क्या थे कि पानी का स्रोत होना चाहिए भाई, अच्छे पत्थरों की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि उपकरण बना सके, और ऐसी जगह ढूंढते थे कि वहां पत्थर भी मिल जाए और पानी भी मिल जाए। अक्सर ये नदियों के किनारे मिल जाता था, तो हमको नदियों के किनारे ही इनके अवशेष भी मिले हैं। पूरा स्थल, औजार बर्तन इमारतें, चयन का वही पानी का स्रोत, अच्छे पत्थरों की उपलब्धता। प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है दोस्तों, जो कि नर्मदा नदी के घाटी में है। नर्मदा नदी के किनारे प्राकृतिक गुफाएं, रॉक शेल्टर, विंध्य पर्वत श्रेणी और आवास स्थल है। वहीं होसंगी कर्नाटक में भी है, चूना पत्थर, वहां से काफी औजार मिले हैं चूना पत्थर से बने। कुरनूल की गुफाएं मिली हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में। राख के अवशेष मिले, दर्शाता है कि आदि मानव आग का उपयोग अपनी रोशनी, भोजन, सुरक्षा के लिए करता था। दिलचस्प बात अलग से देख लो, आवास स्थल, आवास सह उद्योग स्थल थे जहां लोग साथ रहते थे, औजार भी बनाते थे। और समुद्र के नीचे पूरा स्थल, बर्फ पिघलने से समुद्र स्तर का स्तर बढ़ा, प्राचीन तटीय बस्तियां डूब गई होंगी। और कार्बन डेटिंग से हमको पता चलता है। ठीक है सारी चीजें, लेकिन अगर प्रश्न की बात करें तो कैसे प्रश्न आएंगे, तो आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफा में मिले राख के अवशेष आदि मानव के जीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तो क्या बताते हैं दोस्तों, क्या केवल केवल बात किए थे, केवल आ जाएगा तो मुश्किल हो जाती है। क्या मुश्किल है, पत्थर और औजार बनाने के लिए वे आग, ये तो नहीं होगा, वे आग का उपयोग करना सीख चुके थे, तभी तो वहां राख मिली है। वे केवल फिर आ गया तो हटा देंगे, समुद्र के नीचे रहते थे, नहीं। तो इस तरीके से हमारा वे आग का उपयोग करना सीख चुके थे, क्योंकि रोशनी, भोजन पकाने, सुरक्षा के लिए आग जरूरी थी। उच्च स्तरीय सोच वाला मान लो एक सवाल आपको लिखना हो, तो आज के से हजारों साल पहले आदि मानव के लिए पानी और अच्छे पत्थर जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आज आपको अपने रहने के लिए किसी एक नए शहर या जगह का चुनाव करना हो, तो आपके मुख्य मापदंड क्या होंगे और क्यों, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे भीमबेटका आ जाती है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछी जाती है। आदि मानव की शैल चित्रकला है, क्योंकि भीमबेटका पे जो भी चित्र बनाए गए हैं वैसे तो हट जाते हजारों साल हो गए, लेकिन उसमें कुछ रासायनिक क्रिया ऐसी हुई पत्थरों से कि वो आज भी जीवित हैं, आज भी बने हुए हैं। आधुनिक मध्य प्रदेश में ऐसी गुफाएं मिली हुई हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो भीमबेटका के कुछ फैक्ट्स जान लें दोस्तों, कि भारतीय जो महाद्वीप है उसमें मानव जीवन के सबसे शुरुआती जो निशान मिले हैं उसमें से एक है। यह सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है दोस्तों, बल्कि यह आदि मानव के इतिहास और उनकी जीवन शैली और कलात्मक अभिव्यक्ति का भी एक अनमोल दस्तावेज है। अगर इसके स्थान की बात करें भीमबेटका की, तो ये रायसेन जो जिला है, जो जिला नहीं, रायसेन जिला है एमपी का, वहां पे है, जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ठीक, इधर भोपाल यहाँ है तो इससे 45 किलोमीटर यहाँ पे भीमबेटका बिंद पर्वत श्रेणी की तलहटी है। और यहाँ पे रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। खोजकर्ता इसके थे डॉक्टर विष्णु विष्णु श्रीधर वाकड़कर, वाकड़कर, ठीक, वी एस वाकड़कर बोलते हैं, जो कि 1957 से 1958 के बीच में खोज हुई थी। यूनेस्को में इसको 2003 में शामिल किया गया। और इसका नाम दोस्तों महाभारत में भीम से प्रेरित है, भीम बैठका, यानी भीम के बैठने की जगह से, तो बाद में भीमबेटका कहा जाने लगा। लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में आता है और 750 पाषाण गुफाएं हैं, आश्रय हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, और 500 से अधिक गुफाएं हैं चित्रकारी जिन पे मिली हैं। और इनकी अगर एज की बात करें, 10,000 से 30,000 वर्ष पुरानी यहाँ पे मिलती हैं। लगभग उच्च पुरा पाषाण काल से देखें तो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक भी आते हैं। दैनिक जीवन के दृश्य मिलते हैं, जिसमें बाइसन, शेर, जंगली सुअर, अलग अलग तरीके के जानवर मिलते हैं। पक्षियों का भी बेहद सजीव ढंग से
चित्रण किया गया है, जबकि प्राकृतिक रंग मुख्य रूप से लाल और सफेद ही प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की जो रॉक आर्ट ये साबित करती है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं कि प्रागैतिहासिक मानव सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, बल्कि उनके भीतर कलात्मक सोच और एक सामाजिक ताना बाना विकसित हो चुका था। यह स्थल वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया के काकाई राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन से के समकालीन कह सकते हैं, या उसी प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ज्यादा नहीं है दोस्तों, आग की खोज कर्नूल की गुफा, जो कि आंध्र प्रदेश में मिली है। ठीक है, जलाना सीख गए थे, ये सारी चीजें थी। आग का उपयोग तो जानते ही हैं। नाम और तिथियों की बात आती है तो इसमें हम लोग बात किए हैं। पूरा पाषाण काल 22 लाख से 12,000, मध्य पाषाण का 12 से 10, नवपाषाण 10। मेहरगढ़ बस्ती आती है 8,000 साल पहले, तो 8 या 7,000 साल पहले। सात वो एनसीईआरटी में हमको 8,000 साल पहले मिलती है ना। उपमहाद्वीप में सबसे पहली बस्ती का एक आरंभ हुआ था, और यही मेहरगढ़ में ही हमको क्या चीजें मिलती हैं। एक मिनट, मेहरगढ़ को देख लेते हैं। तो मेहरगढ़ में प्राचीनतम क्या, बोलन दर्रे के पास में है मेहरगढ़। चौकोर घर मिला है, परलोकीय आस्था यानी कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी रखा जाता था। तो एक मृतक के साथ बकरी का भी कंकाल मिला है कि परलोक में उसके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये मेहरगढ़ फेमस क्यों है? तो यहाँ पे दोस्तों गेहूं और जौ की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, जो कि 8,000 ईसा पूर्व 7,000 ईसा पूर्व के आसपास होते हैं। ठीक है, इसी के क्षेत्र में होते हैं। तो लेकिन एक चीज और हो जाती है इसमें कि जो लहुरा देव है वहां से इससे भी पुराने लगभग 9,000 ईसा पूर्व दोस्तों धान की प्रारंभिक खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिल जाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें तो इसके पहले मेहरगढ़ था, लेकिन अब लहुरा देव को माना जाने लगा कि भाई खाद्यान्न के स्तर पर, खाद्यान्न उत्पादन या खाद्यान्न की खोज के तौर पर लहुरा देव सबसे पुराना है, क्योंकि यहाँ पे धान, याद रखना, धान की प्रारंभिक खेती की भूसी के प्रमाण मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। दोनों में अंतर इसलिए आ जाता है कि 7 या 8,000 साल पहले की बात है, और लहुरा देव में उससे भी ज्यादा 9,000 साल पहले, 9,000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, जो कि लौरा देव उत्तर प्रदेश भारत में है। धान की प्रारंभिक खेती वो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में है। क्या मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में मेहरगढ़, जहाँ जौ, पशुपालन और कपास की बात होती है। ठीक है, ये हो गया। और क्या, थोड़ा सा घरेलूकरण, बसने की प्रक्रिया का विज्ञान जो था वो देख लेते हैं कि लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण नाम दिया गया है। जिसमें क्या था कि दांत और सींग की बात हो, काफी आकार में छोटे होते थे तो उनको पाला जाता था, और बड़े और हिंसक रूप में होते थे तो अलग हो जाते थे। अनाज के दाने बड़े और डंठल मजबूत हो जाते थे, वजन संभालने योग्य होते थे। कमजोर डंठल वाले छोटे दाने वो धीरे धीरे खत्म हो गए। बीमारी स्वभाव, बीमार होने की संभावना रहती थी, स्वभाव में अहिंसक हो गए धीरे धीरे घरेलूकरण के बाद। उसके पहले क्या थे, अत्यंत हिंसक थे, रोग प्रतिरोध में अनिश्चितता थी। तो पहले और बाद की बात की गई है। जलवायु परिवर्तन में घास के मैदान, खेती की शुरुआत होती है, पशुपालन की बाद में शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो जैसा भी हो बताइएगा, और ये प्रश्न लिख सकते हैं कि आरंभिक मानव द्वारा प्रयोग किए गए सबसे छोटे पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता था, और वह कौन सा पूरा स्थल है कब्र में मृतक के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों दोनों वीडियो अगर देखेंगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।